भानगढ़ में एक छोटा सा परिवार शहर से रहने के लिए आता है। उस परिवार में अभि नाम का एक लड़का अपनी पत्नी प्रिया, अपनी माँ शारदा, पिता भोला और अपने एक लड़के आदित्य के साथ रहने के लिए उस गांव में आया था। स्टेशन के पास ही उनको एक अच्छा सा घर मिलता है और वो परिवार उस घर में रहने लगता है। एक रात सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं कि तभी आदित्य के फोन की घंटी बजती है और आदित्य अपना फोन उठाकर बोलता है, हेलो, कौन? आदित्य। कौन? इतनी रात को आपको किससे बात करनी है? तुमसे आदित्य। आदित्य को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अंशिका उसको आधी रात फोन करके परेशान कर रही है और वो खुद से बोलता है, अच्छा अंशु की बच्ची, मैं शहर से गांव में रहने के लिए क्या आया, तू मुझे ऐसे परेशान करेगी? रुक, मैं अपना फोन ही ऑफ कर लेता हूं, तुझे तो कल बताऊंगा मैं। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और रात वाली बात आदित्य किसी को नहीं बताता। वो सुबह गांव घूमने के लिए जाता है और स्टेशन के पास जाकर बैठ जाता है। आदित्य अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है और बोलता है, अंशु, अगर मैं वापस आ गया ना तो तू मुझसे बहुत पिटेगी। वो क्यों आदू? मैंने क्या कर दिया जो तुम ऐसे बात कर रहे हो? रात के 2 बजे मुझे फोन करके डरा क्यों नहीं थी? तुम्हें क्या लगता है मैं गांव आया हूं तो क्या तुम मुझे डरा दोगी? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आदू, पर मैं तो रात को सो रही थी। भला मैं क्यों इतनी रात को तुम्हें परेशान करूंगी? मुझे पता है कौन था, तो मुझे मत सिखाओ और फोन रखो। पर आदू, मेरी बात तो सुनो। आदित्य उसकी एक नहीं सुनता और फोन काट देता है और वो पूरे गांव में घूम रहा था और वो देखता है कि उस गांव में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। ये देखकर वो थोड़ा हैरान होता है और थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंचता है। आदित्य को देखकर उसकी माँ प्रिया उससे बोलती है, आदि बेटा, क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। रात को आदित्य सोने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद आदित्य के शरीर से कोई कंबल हटा रहा होता है। आदित्य बार बार अपने शरीर पर कंबल रखता है और बार बार कोई उसका कंबल हटा देता है। अचानक उसको किसी के चीख की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर आदित्य की आंख खुल जाती है और वो अपने कमरे की खिड़की पर चला जाता है। वो बाहर की तरफ झांक रहा होता है लेकिन उसको कोई भी नहीं दिखाई देता। थोड़ी देर बाद उसको ऐसा महसूस होता है जैसे मानो उसके बगल में कोई खड़ा हो। वो अपने बगल में देखता है लेकिन वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। वो दोबारा सोने के लिए जाता है कि तभी उसको अपनी दादी के चीखने की आवाज आती है। आदित्य के माता पिता, आदित्य सब अपने दादा दादी के कमरे में जाते हैं और अभी अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या हो गया? आप क्यों चिल्ला रही हो? हाँ दादी, क्या हुआ? अरे बेटा, मुझे क्या होगा? हम दोनों बुड्ढों को तो तुम्हारी आवाज आई थी। हम लोग तब उठे थे। माँ, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ आदि? आदित्य के साथ जो भी हो रहा था अब वो सब कुछ अपने घर वालों को बता देता है। ये सब सुनकर सबको हैरानी होती है कि तभी उनको स्टेशन पर एक बाजार में सामान बेचने की आवाज सुनाई देती है। रात के 3 बज रहे हैं। इतनी रात को स्टेशन के पास बाजार कैसे लग सकता है? पिताजी, हम लोगों को चलकर देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। आदित्य का सारा परिवार स्टेशन पर पहुंचता है। उस स्टेशन से कोई आवाज नहीं आ रही थी लेकिन ट्रेन के अंदर से आवाज आ रही थी, हाथ ले लो, 10 रुपए मात्र में हाथ ले लो। खून ले लो, ताजा इंसानों का खून ले लो। ये सुनकर सारा परिवार ट्रेन के अंदर चला जाता है।
वहीं दूसरी तरफ उन लोगों को भूतिया ट्रेन में चढ़ते हुए गांव का मुखिया देख लेता है और वो खुद से बोलता है, हे भगवान, ये लोग भूतिया ट्रेन में भूतों के बाजार में चले गए। मैं अब अपने गांव वालों को और मरता हुआ नहीं देख सकता। मुझे तांत्रिक बाबा को लेकर आना ही होगा। ये बोलकर मुखिया तांत्रिक को लेने चला जाता है। वहीं वो सारा परिवार देखता है कि वहां पर भूतों का बाजार लगा हुआ है और वो इंसानों का खून, हाथ, पैर, सिर बेच रहे थे। ये देखकर वो सभी डर जाते हैं। ये देखकर प्रिया चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर सभी भूतों की नजर उन सभी पर पड़ जाती है और सारे भूत गुर्राने लगते हैं और उनमें से एक भूत प्रिया को हवा में उड़ा देता है और जिंदा खा जाता है। ये देखकर मानो उसके परिवार को एक सदमा लग जाता है और वहां पर सभी भूत अपना अपना शिकार पकड़ लेते हैं और वहां के भूत उसके पिता, दादा और दादी को भी खा जाते हैं। आदित्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका था कि तभी वहां मुखिया तांत्रिक को लेकर आता है। तांत्रिक को देख सभी भूत डर जाते हैं। उनको डरता हुआ देख तांत्रिक बोलता है, तुम सबने इंसानों को मारकर भूतों का बाजार बना रखा है। आखिर तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? तांत्रिक की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से पता लगाता है कि ये सब भूत एक राजा के सिपाही है। भूतों का राजा तो कोई और ही है और उसकी जान ट्रेन के पंखे में है। ये जानने के बाद तांत्रिक ट्रेन के पंखे पर भभूत फेंकता है और तभी तिल मिलाते हुए भूत का राजा आता है और गुर्राते हुए बोलता है, क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तुम सबने इंसानों को मारकर भूतों का बाजार बना रखा है। आखिर तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे जलाकर मार दूंगा। इतना कहते ही तांत्रिक भूत पर गंगा जल डाल देता है। भूत दर्द से बोलता है, बताता हूं। कुछ समय पहले की बात है। मैं इसी गांव का रहने वाला एक आम इंसान था। मैं इस ट्रेन में सफर करने के लिए आया था और बाहर खाने के लिए उतर रहा था कि तभी ट्रेन एक झटके से चली और मेरा पैर फिसल गया और ट्रेन के नीचे कटकर मेरी मौत हो गई। मेरे घर में मेरे सिवा मेरे घर का कोई भी नहीं है, लेकिन पुलिस ने मेरे घर वालों की तरफ नहीं देखा और ना ही इंसाफ दिलवाया। इसमें किसी की गलती नहीं है। तुम चले जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा और सबको मार के इस दुनिया पर राज करूंगा। उसकी ये बात सुनकर तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है और वो ट्रेन में आग लगा देता है। तांत्रिक मुखिया और आदित्य को लेकर ट्रेन से उतर जाता है। ट्रेन में आग लगने की वजह से ट्रेन के पंखे में आग लग जाती है और पंखे में आग लगने की वजह से भूत भी जलकर मर जाता है। वहीं अब गांव वाले भी सुकून भरी जिंदगी जीने लगते हैं। दूसरी तरफ आदित्य ने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। वो इस गम से बाहर निकल नहीं पा रहा था। इस सदमे से निकलने के लिए आदित्य अपने शहर चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड अंशिका से शादी करके उसके साथ खुशी से रह